इन 3 सालों में आपके समक्ष सबसे बड़ी चुनौती क्या रही है? कोरोना काल में कहाँ तक आप आगे बढ़े? कई तरह की गड़बड़ियाँ भी इस दौरान सामने आई। इसको लेकर क्या कहना था? तो लगातार ये कहती रही विपक्ष की सरकार जो है पलटू सरकार है। 7,000 करोड़ से ऊपर मध्य प्रदेश में कर्जा हो गया है, तो सरकार जो है कर्ज के सुदूर में किस तरह से अपना फर्ज निभा रही है। डॉक्टर बिंदल पार्टी के सीनियर लीडर हैं, जो भी परिस्थितियाँ हुई, जो भी उनको फर्ज से हटना पड़ा, अब जो है पार्टी किस तरह से उनकी सेवाएं ले रही है और कहाँ उनकी पोजीशन को देखती है। नमस्कार, समाचार फर्स्ट में आपका स्वागत। इस वक्त हम ओक ओवर में हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार 3 साल पूरे करने जा रही है। हमारे साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी मौजूद हैं। सर, आपका स्वागत है समाचार फर्स्ट में। सर, इस 3 साल के सफर को किस तरह से देखते हैं, किस तरह से आंकते हैं? 3 साल का हमारी सरकार का कार्यकाल जो रहा है, मैं इसको मानता हूँ बहुत संतुलित विकास, क्षेत्रवाद की दीवारों को ध्वस्त करना, और उसके साथ साथ में सबसे बड़ी बात जिसको मैं कह सकता हूँ, जो एक राजनीतिक संस्कृति हिमाचल प्रदेश में बदले के भाव से काम करने की बनी हुई थी पिछले कई सालों से, कई दशकों से, उस संस्कृति को जो है अपने मूल रूप से जो उसको समाप्त किया है, और एक कार्य संस्कृति जिसको काम करने का संस्कृति जिसको बोल सकते हैं, उसको हिमाचल प्रदेश में बढ़ावा दिया है। एक तो ये बात, और उसके बाद दूसरी बात जो क्षेत्रवाद के ऊपर नीचे की बातें रहती थी, उन बातों को भी हमने विराम दिया। और तीसरी बात, जो क्षेत्र के विकास के लिए ऐसी परिस्थितियों में जो किया जा सकता था, उसमें हिमाचल प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में, सभी जिलों में विकास के लिए एक समान नजरिए के साथ काम किया है। सर, इन 3 सालों में आपके समक्ष सबसे बड़ी चुनौती क्या रही है, जो आप मानते हैं कि सबसे बड़ी चुनौती मेरे समक्ष ये आई है जिसको हमने पार पाया? क्योंकि आज की परिस्थिति में तो जो विश्व के सामने सबसे बड़ी चुनौती, वो भी वही चुनौती हमारे सामने है, जिसने हमारे 1 साल के कार्यकाल को बहुत प्रभावित किया कामकाज की दृष्टि से, और लोगों का जीवन भी कठिन हुआ, और आर्थिक दृष्टि से भी प्रदेश को उसमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ। वो तो खैर दुनिया को भी नुकसान हुआ। ऐसी परिस्थिति में मैं समझता हूँ कि ये 1 साल जो है हमारे लिए बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण रहा, लेकिन फिर भी मैं हिमाचल प्रदेश की जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। उनका सहयोग इस कठिन समय में भी मिला, और साथ में जो इस कोरोना के संकट को हम जहाँ सफलतापूर्वक पार करने की परिस्थिति में आए हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस दौर को हम पूरा करने के बाद जो है वो आने वाले समय में अगर जो कठिनाइयां रही हैं, जो परेशानी रही है, उन परेशानियों के दौर से आगे निकल करके विकास को गति देने में सफल होंगे। सर, हालांकि हिमाचल प्रदेश जो है स्वास्थ्य सेवाओं में देश में अग्रणी राज्य माना जाता है, बावजूद इसके बहुत सारी कमियां थी। कोरोना काल में कहाँ तक आप आगे बढ़े? कई तरह की गड़बड़ियां भी इस दौरान सामने आई, कई सवाल विपक्ष ने भी उठाए। बावजूद इसके स्वास्थ्य सेवाओं को जो है प्रदेश में अब कहाँ आंकते हैं आप, और क्या लगता है कि हमने कितना जो है कोरोना काल में अपने आप को अपडेट किया है, और किस दिशा में जो हम आगे बढ़ेंगे स्वास्थ्य के क्षेत्र में? एक बात को लेकर के, इस त्रासदी के लिए, इस संकट के लिए देश क्या, प्रदेश क्या, दुनिया ही तैयार नहीं थी। एक बात जिसकी कल्पना ही नहीं थी। और हमने इस बात को भी देखा कि जो देश हमसे साधन सुविधा में बहुत आगे थे, हेल्थ सेक्टर में उनका बहुत बड़ा जो है वो एक नाम पूरी दुनिया में था। अमेरिका उसमें है, जिसमें इटली उसमें है, जर्मनी उसमें है, फ्रांस है, बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज, और उसमें चाइना भी, जहाँ से ये वायरस शुरू हुआ, तो वहाँ की व्यवस्था ही चरमरा गई। तो वहाँ यहाँ हमारे यहाँ की बात अगर हम कहें, तो हमारे यहाँ पर भी कठिनाइयों का दौर तो निश्चित रूप से रहा। व्यवस्थाओं में जो चीज़ें होनी चाहिए थी, उन सारी चीज़ों को लेकर के पहले कभी ना कल्पना की गई थी, ना सोचा गया था। अब आप कल्पना करिए कि हिमाचल प्रदेश में जो बहुत शोर डालने की कोशिश करते हैं विपक्ष के लोग, हमारे 50 साल के लगभग वो सत्ता में रहे इस प्रदेश में, लेकिन 50 सालों में 50 वेंटिलेटर हिमाचल प्रदेश में सरकारी क्षेत्र में थे, और आज जो है वो वेंटिलेटर जो है 700 हिमाचल प्रदेश में है।
इस बात को लेकर के तुमको महसूस करना चाहिए कि उनकी तैयारी क्या थी। और ऐसे में और भी सारी चीज़ों को लेकर के जहां उन पेशेंट को वायरस के संक्रमण में आने के पश्चात जो है उनको ठीक ट्रीटमेंट देना, ये सारी बहुत बड़ी चुनौतियां थी। इंफ्रास्ट्रक्चर उसके हिसाब से था नहीं हमारे पास अवेलेबल, स्टाफ स्ट्रेंथ हमारे पास उस प्रकार की जो है वो नहीं थी। इन सारी चीज़ों को अपग्रेड किया और उसके साथ आज मैं इस बात को कह सकता हूँ कि बहुत बड़ा संकट का जो है एक दौर जो है जो आया था, उसको हम काफ़ी हद तक सफलतापूर्वक जो है निभाने में, इसमें दो राय नहीं है कि बहुत नुकसान भी हुआ, बहुत सारे लोगों की जान भी गई, जो दुखद है निश्चित रूप से। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी जो किया जा सकता था ऐसी परिस्थिति वो करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। और सर, विपक्ष ये आरोप लगाता रहा कि सरकार जो है एक दिन फैसले लेती है, दूसरे दिन फैसलों से पलट जाती है। इसको लेकर क्या कहना सर? लगातार ये कहती रही विपक्ष की सरकार जो है पलटू सरकार है। देखिए, ये भाषा जो आदमी इस्तेमाल कर रहे हैं, जब जिनके पास शब्दों की कमी हो जाती है, सोच की कमी हो जाती है, विजन की कमी हो जाती है, अपना अतीत भूल जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन के दौर में से गुजर रहे हैं, और वो लोग इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने हिमाचल प्रदेश में जो भी निर्णय लिए वो जनहित में लिए। लोगों के हित के लिए किस वक्त कौन सा निर्णय करना उचित होगा, उन सारी बातों का आकलन किया है। आकलन करने के बाद निर्णय लिया है। एक वक्त लॉकडाउन था, क्या वो लॉकडाउन सारे साल के लिए चलना चाहिए? लॉकडाउन के बाद एक परिस्थिति आई कि अब हमको धीरे धीरे इकोनॉमी को खोलना है, तो अनलॉक फेज शुरू हुआ। तो क्या बोले उसको, हम ऐसा बोलें कि भाई ये पलटू सरकार हो गई, ये जो है वो रोल बैक गवर्नमेंट हो गई? समय के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। हमने निर्णय लिया हिमाचल प्रदेश में कि जब इकोनॉमी हमको खोलनी थी, हमने इकोनॉमिक एक्टिविटीज हिमाचल प्रदेश में जरूरी लगी, उसके लिए जो व्यवस्थाएं की, उस व्यवस्थाओं के हिसाब से हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोला, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू की, इंडस्ट्री शुरू की, सारी चीज़ों की शुरुआत की। और उसके बाद जब स्पाइक आया तो उसमें कुछ निर्णयों को लेकर के हमने निर्णय लिया। हमको उम्मीद नहीं थी, उस वक्त परिस्थिति ऐसी थी, क्योंकि हमारे पास जो है वो ग्राफ कोरोना का नीचे आ गया था। लेकिन जब एकाएक उसमें बढ़ोतरी हुई तो हमने निर्णय में परिवर्तन किए हैं उसमें। और परिवर्तन इसलिए करने पड़ते हैं जो आवश्यकता है, जो लोगों की ओर से जो आग्रह आता है, लोग क्या महसूस करते हैं, और उसके बाद जो है सारी चीज़ों का एक प्रॉपर एक असेसमेंट का एक मैकेनिज्म होता है, उनको जानना चाहिए इस बात को। और हमने कोई भी निर्णय इस प्रकार से नहीं लिया जो निर्णय जनहित में नहीं है। बिल्कुल सर। सर, डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी भाजपा, प्रदेश में भी भाजपा। दो यहाँ से बड़े नेता हैं, जेपी नड्डा जी अध्यक्ष हैं भाजपा के, अनुराग ठाकुर केंद्रीय राज्य मंत्री हैं। कितना लाभ सर उनसे मिला, और केंद्र से किस तरह की योजनाएं प्रदेश में आई जो कि प्रदेश के लिए लाभकारी सिद्ध हो रही है? देखिए, ऐसा सबसे बड़ी बात तो है कि ये दो नामों का अब हमने जिक्र किया, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आज भारतीय जनता पार्टी, जो देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश से जगत प्रकाश नड्डा जी हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। हिमाचल जैसे छोटे प्रदेश के लिए बहुत बड़ा सम्मान है। दूसरी बात, अनुराग जी को केंद्र सरकार में प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला है। वो हिमाचल के लिए हर संभव जितना प्रयास कर सकते हैं सहयोग की दृष्टि से वो कर रहे हैं। और इससे भी ज़्यादा जो हमारे लिए सौभाग्य की बात और भी है कि मोदी जी भी अपने आप को हिमाचल से इस प्रकार से भावनात्मक दृष्टि से जुड़े हुए हैं, हिमाचल को अपना घर मानते हैं। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ऐसी परिस्थिति में जब कोरोना का संकट आया, जब सारे कार्यक्रम पूरे देश भर के वर्चुअल कार्यक्रम हो रहे थे, और वर्चुअल कार्यक्रम के बाद कहीं प्रधानमंत्री जी का 7 महीने तक जाना नहीं हुआ, और 7-8 महीने के बाद जाने की अगर कहीं प्रदेश से होकर के बाहर दूसरे प्रदेश में किसी डेवलपमेंट के किसी प्रोजेक्ट की इनॉग्रेशन के लिए आना हुआ, तो पहला प्रवास उनका इस लॉकडाउन के बाद, कोरोना के संकट के बाद हिमाचल प्रदेश का हुआ, जहां हमने अटल टनल का इनॉग्रेशन किया। स्वयं उन्होंने कहा, जब मैंने उनके सामने इन्विटेशन दिया, उन्होंने कहा कि वर्चुअली नहीं करूंगा, मैं खुद आऊंगा। और खुद आए, और खुद आकर के एक दिन में 3 कार्यक्रम, एक कार्यक्रम हमने जो है साउथ पोर्टल पे किया, एक हमने जो जाकर के लाहौल में किया, एक कार्यक्रम हमने मनाली में किया।
तो आप कल्पना कर सकते हैं कि किस प्रकार का लगाव आदरणीय प्रधानमंत्री जी का। और हमारे लिए खुशी की बात है जहां प्रधानमंत्री जी अपने आप को हिमाचल के बहुत करीब मानते हैं, हिमाचल के लोगों के लिए उनके मन में और उनके दिल में बहुत बड़ा स्नेह है। और उधर से जगत प्रकाश नड्डा जी हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अनुराग ठाकुर जी केंद्र में मंत्री हैं, और इस तरह से सारी चीज़ें हिमाचल के लिए हमारे लिए आज की तारीख में बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ सर, कर्ज को लेकर जो है विपक्ष लगातार जो है हमले कर रहा है कि कर्ज के सहारे जो है सरकार चल रही है। सर, क्या स्थिति है वर्तमान में? ये कह रही है विपक्ष की 60,000 करोड़ से ऊपर हिमाचल प्रदेश में कर्जा हो गया है, तो सरकार जो है कर्ज के सुदूर में किस तरह से अपना फर्ज निभा रही है और वास्तविक में कितना कर्जा है? एक तो बड़ा स्पष्ट होना पड़ेगा जी, अगर कर्ज लेने के लिए हमको बाध्य होना पड़ रहा है, विवश होना पड़ रहा है, उसकी परिस्थिति, उसके लिए कोई अगर जिम्मेवार है तो ये कांग्रेस की सरकार है जो पीछे पूर्व में रही है। 47,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज तो हमको जो है वो विरासत पे मिला है जब हमने 3 साल पहले सत्ता संभाली है। और उसके बाद ऐसी परिस्थिति ही आने वाले समय में, वर्तमान में भी नहीं, आने वाले समय में भी नहीं है कि हम कर्ज के बिना हिमाचल प्रदेश को चला सकते हैं। कर्ज तो सरकार कोई भी आए लेना ही पड़ेगा, लेकिन जितना कर्ज वो लेते थे उसकी तुलना में हम कम कर्ज लेने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी सरकार ने पिछले एक साल से जो हमारे बहुत सारे एक जो घोषणा करने का एक रिवाज हिमाचल प्रदेश में था, इधर जाएंगे ये घोषणा कर दी, इधर जाएंगे स्कूल कर दिए, कॉलेज कर दिए, इधर ये कर दिए, हम उन सारी चीज़ों को रोक करके पिछले एक साल से, जो 2 साल पहले जो हमने की है उनको हम पूरा कर रहे हैं। एक साल से हमने जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर जो है उसको कम करने की कोशिश की है, और इतना किसी सरकार ने नहीं किया जितना हमने किया है वर्तमान सरकार ने। इन्होंने तो सरकार बनने के बाद पहले 1 महीने के अंदर सारे चेयरमैन, वाइस चेयरमैन के जितने भी पद थे 1 महीने में भर दिए। हमने अभी तक भी खाली रखे हुए हैं। मंत्रिमंडल में सभी मंत्री बना दिए हमने, उसके बावजूद भी 3 मंत्री अभी 6 महीने पहले बनाए, 5 महीने पहले बनाए। और इस तरह से एक नहीं अनेक बातें हैं इसमें। और जो एक्सपेंडिचर की जो फिजूल खर्ची की सारी सीमाएं उन्होंने लांगी है, उन पर अगर हम जिक्र करें, हम कहना नहीं चाहते, छोड़िए, अब पुरानी बातें ज़्यादा उखाड़नी नहीं चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को तहस नहस कांग्रेस ने किया, उसका दूसरा उदाहरण देखने को शायद में कोई मिल पाए। और ऐसी परिस्थिति में उनको कोई अधिकार नहीं इस बात को कहने के लिए, क्योंकि अगर कर्ज ले रहे हैं तो परिस्थिति उन्होंने ही पैदा की है। इसके लिए दोषी कोई है, दोषी वही है जो यहाँ 50 साल तक सत्ता में रहे हैं। ऐसे में मैं सिर्फ इतने ही कहना चाहता हूँ, आवश्यक कर्ज और लिमिट के हिसाब से जो हमारी कर्ज की जो लिमिट है उसको कभी हमने एक्सीड नहीं किया। और ऐसी परिस्थिति में हम, जब संकट इस तरह का है, जब हमने देखा कि हिमाचल प्रदेश में हमने एक भी कर्मचारी की 1 दिन की सैलरी नहीं रोकी है। पूरे देश भर में बहुत सारे प्रदेशों ने बहुत जगह कट मार लिए, सैलरी में कट मार दिए हैं, पेंशन में कट मार दिए हैं, रोक दिए हैं सारी जो, लेकिन उसके बावजूद हिमाचल प्रदेश में इस तरह से नहीं किया हमने। इसलिए इनको इस बात को समझना पड़ेगा कि ऐसे संकट के दौर में अगर वो होते तो आज मालूम नहीं वो 70,000 करोड़ से आगे कर्ज ले लेते। हाँ सर, प्रदेश में पर्यटन, कृषि, बागवानी और ऊर्जा, ये महत्वपूर्ण जो है महकमे हैं और महत्वपूर्ण जगहें हैं जहाँ से हिमाचल प्रदेश को काफ़ी आमदनी होती है। कोरोना काल में ये क्षेत्र कितने प्रभावित हुआ है और उनकी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए किस तरह से प्रयास जो है सरकार कर रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात, हिमाचल एक टूरिस्ट और टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, इसमें दो राय नहीं। और इसमें भी हम इस बात से सहमत हैं कि बहुत बड़ा नुकसान कोरोना के कारण जो है इस सेक्टर को हुआ है। अभी वर्तमान में हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे हमारा जो है ये सेक्टर भी इम्प्रूव हो रहा है, सुधार आ रहा है। लेकिन अभी इन दिनों में जो कोरोना के जो मामलों में बढ़ोतरी आई थी उसके कारण फिर जो है थोड़ी हमको कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगानी पड़ी हिमाचल प्रदेश में, जिसके कारण जो है थोड़ा फिर जो है वो उसमें ठहराव आया है। लेकिन मैं पूरी उम्मीद के साथ पूरा ऐसा महसूस करता हूँ, आज भी जब कोरोना के मामलों में कमी जैसे आ रही है तो पूरे देश भर से, दुनिया भर से टूरिज्म का
रुझान जो है फिर हिमाचल की तरफ आ रहा है, बहुत तेजी से आ रहा है। हम बहुत जल्दी इसको रिकवर करने की परिस्थिति में होंगे, ऐसा मुझे पूरा उम्मीद है। लेकिन नुकसान हुआ, इसमें दो राय नहीं। और ऐसा संकट, जिस संकट के कारण टूरिज्म इंडस्ट्री जो है देश में और हिमाचल प्रदेश में प्रभावित हुई है, इसमें दो राय नहीं है। सर, डॉक्टर बिंदल पार्टी के सीनियर लीडर हैं, जो भी परिस्थितियां हुई, जो भी उनको पद से हटना पड़ा, अब जो है पार्टी किस तरह से उनकी सेवाएं ले रही है और कहाँ उनकी पोजीशन को देखती है? देखिए, इसमें जहाँ इस सारे विषय को लेकर के डॉक्टर राजीव बिंदल पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता हैं, और अभी जो दायित्व उनके पास था, उस दायित्व से उन्हें एक नैतिकता के आधार पर त्यागपत्र दिया उनने पार्टी के अध्यक्ष से। और इसीलिए कि भाई जो एक मुद्दा विपक्ष के लोगों ने उठाने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि इसकी निष्पक्ष जांच होना बहुत आवश्यक है, और ये निष्पक्ष जांच करने के लिए मैं अपने दायित्व से त्यागपत्र देता हूं, और त्यागपत्र देने के साथ जो है वो इस सारे मामले की जांच हो। और उसके बाद एक उनने जो उदाहरण स्थापित किया, उसके बाद मैं इस बात को भी कहना चाहूँगा कि दो राय नहीं इसमें, कि ये अभी भी हिमाचल प्रदेश में पार्टी के संगठन के कामकाज में उनका उपयोग, उनका सहयोग जो है, जिस रूप में पार्टी उचित समझती है वो ले रही है जहाँ जहाँ भी, और आने वाले समय में भी ये जारी रहेगा। और सर, आपने कहा कि 3 साल में जनता के लिए आपने बहुत सारे कार्य किए हैं। आपको ऐसे कोई कार्य लगते हैं जो लगता है कि हमने करने थे और वो कहीं ना कहीं पीछे रह गए, पीछे छूट गए हैं? तो कोई ऐसे कार्य हैं सर जिनको आप अगले 2 साल में करना चाह रहे हैं? देखिए, एक तो बड़ी बात मैं ये कहूँगा कि 3 साल के कार्यकाल में जो नए विजन के साथ हमने काम शुरू किए, उनकी फरिश्त आपके पास उनके देखिए। जनमंच एक कार्यक्रम, अद्भुत कार्यक्रम, जो कोरोना के कारण प्रभावित हुआ, इसकी हमको पीड़ा जरूर है। और हम ये भी बात करेंगे कि आने वाले समय में जैसे कोरोना का ये दौर समाप्त होता है, जनमंच फिर प्रभावी ढंग से लागू होगा। हमने हिमाचल प्रदेश में नए इनिशिएटिव के नाते हिम केयर की शुरुआत की। 1,25,000 से ज्यादा लोगों को उसमें स्वास्थ्य की सुविधा दी, यानी कि उनका इलाज कराया, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट किया। ये विजन आज से पहले किसी सरकार के पास नहीं था, और किस कांग्रेस सरकार इन बातों को सोच ही नहीं पाई। हमने सहारा योजना शुरू की। 11,000 से ज्यादा ऐसे जो लोग जो है, जो बिस्तर पर पड़े हैं, लाचार हैं, बीमारी के कारण उठ नहीं सकते हैं, उनके लिए 3,000 रुपये हर महीने उनके खाते में हम डाल रहे हैं। हमने पेंशन ओल्ड एज के लिए जो है वो 80 साल की आयु सीमा को नीचे करके जो है 70 साल से ऊपर के सभी बुजुर्गों के लिए आय सीमा में छूट देते हुए वो एक ऐतिहासिक निर्णय लिया। 5,60,000 वर्तमान में कुल मिलाकर के पेंशन हिमाचल प्रदेश में उसका इस प्रकार की पेंशन का, जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ ले रहे हैं। हमने मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना हिमाचल प्रदेश में शुरू की, और मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत 40 लाख रुपए का लोन दे करके किसी नौजवान को काम शुरू करना है तो 40 लाख में से 25% जो है उसको 25% सब्सिडी उसको दी जा रही है। अगर हमारी बहन कोई काम करती है तो उसको 30% की उसमें सब्सिडी दी जा रही है। इस प्रकार के इनिशिएटिव। और उसके बाद 1100 जो मुख्यमंत्री सेवा संकल्प, यानी कि जो सीएम हेल्पलाइन जिसको हम बोलते हैं, वो एक नया इनिशिएटिव हिमाचल प्रदेश में है। इन्वेस्टमेंट के लिए हमने ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट की, 13,000 करोड़ रुपए का ग्राउंड ब्रेकिंग कर ली हमने। उसमें से 10,000 के काम जमीन पर शुरू हो गए, और उसके बाद 10,000 की ग्राउंड ब्रेकिंग के लिए हम आने वाले समय में किसी भी महीने में तैयार हैं। और इसी तरह से आगे बढ़ करके मैं कहूं कि अब हमारा नया इनिशिएटिव जो है, उस दिशा में इन्वेस्टमेंट को हिमाचल प्रदेश में लाने के लिए जो बल्क ड्रग फार्मा हब का, वो फाइनल स्टेज पर है। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्दी उसकी भी जो है वो घोषणा हो जाएगी। उसमें हिमाचल प्रदेश ने बहुत एग्रेसिवली अपने बिडिंग की है, और हम उम्मीद करते हैं कि उसमें भी हम कामयाब होंगे। और उसी तरह से जहां हमारे काम प्रभावित हुए, हमारे एयरपोर्ट के काम प्रभावित हुए, हमारे नेशनल हाईवेज के प्रोजेक्ट जो है वो कोरोना के कारण जो है कि उनमें बाधाएं आई हैं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में वो सारी चीजें भी ठीक होंगी। सर, अंत में 3 साल के ऊपर क्या संदेश जो है प्रदेश की जनता को देना चाहेंगे? मैं हिमाचल प्रदेश की जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि 3 साल में जो सहयोग और समर्थन हर कदम पर मुझे मिला, उसकी वजह से हम आगे बढ़ने में सफल हुए, कामयाब हुए। बीच में परीक्षा का दौर आया, लोकसभा के चुनाव का,
और उस वक्त भी आप सबका सहयोग और समर्थन जब मांगा तो दिल खोल करके आपने समर्थन दिया। सारे पिछले रिकॉर्ड ध्वस्त करके आपने हमें अपना आशीर्वाद दिया। 68 की 68 सीटों पर हमने जीत हासिल की। चारों लोकसभा सीट हमने बहुत बड़े बहुमत के साथ जीती। 2 उपचुनाव बीच में आए, वो भी एक परीक्षा का दौर था, उसमें भी हिमाचल की जनता ने बहुत बड़ा सहयोग दिया और हम दोनों उपचुनाव जीते। अब हम 3 साल का कार्यकाल पूरा कर रहे हैं और इस बीच में जो कोरोना का संकट आया उसमें भी बहुत बड़ा सहयोग आप सबका मिला। आपकी शुभकामनाएं और आपके आशीर्वाद से इस दौर को भी हम निश्चित रूप से पार करेंगे। मेरा यही निवेदन है कि इस संकट से पार करने के लिए आप सबका सहयोग जिस प्रकार से पहले मिला है उस सहयोग को आप कायम रखें, आने वाले समय में भी देते रहें और हिमाचल के विकास के लिए जो हमारी प्रतिबद्धता है, जो हमारी कमिटमेंट है, उसको हम पूरा करेंगे। ये देवभूमि हिमाचल प्रदेश शिखर की ओर बढ़े विकास की दृष्टि से ये हम सबका एक लक्ष्य है और इस लक्ष्य को हासिल करने के बाद 2022 जब आएगा फिर आप सबके बीच में आशीर्वाद लेने के लिए आएंगे और मुझे पूरा भरोसा और पूरा विश्वास है कि आपकी शुभकामनाएं, आप सबका आशीर्वाद जैसे पहले मिला उसी प्रकार से मिलेगा। यही मुझे आज के इस 3 साल के कार्यकाल पर पूरा होने पर प्रदेश की जनता से निवेदन करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो शिखर की ओर हिमाचल प्रदेश, ये कहना है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का। उनका कहना है कि इस दौर में कई उतार चढ़ाव उन्होंने देखे हैं लेकिन जनता का सहयोग उनको मिलता रहा है और आगे भी उम्मीद है कि प्रदेश की जनता उनको जो है सहयोग करेगी और अपना आशीर्वाद देगी। तो मुझे दीजिए इजाज़त, बने रहिए समाचार फर्स्ट के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।